चलो बेटा बातें मत करो, हम बोलो मत। हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में सिलेबस में अभी बताने वाला था, इसीलिए मैंने ग्रुप में नहीं बताया। जो बच्चे नहीं आ रहे उन्हें बताओ, जो आ रहे हैं उन्हें बताओ खाली, ठीक है? टेस्ट वाले तो सब आ जाते हैं, टेस्ट से पहले कोई नहीं आता है, बाद में बच्चे फिर कर जाते हैं। और कल मुझे कंफर्म भी नहीं हुआ था क्या होगा, आज मुझे लग रहा है ठीक है भाई टेस्ट सही रहेगा, ठीक है? चलो पहले और बच्चों को आने दो, फिर उसके बाद बात करते हैं, तब तक थोड़ा रिवाइज कर दो। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो मत, कल हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि जब हम कोई डिजायर्ड जीन को डालते हैं, बनाते हैं क्या प्लाज्मिड, PVR32 के बारे में पढ़ा था और हमने उसके बारे में सारा कुछ समझ लिया था। इसके बाद मैंने बताया था आपको कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, हम लोग कैसे होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ठीक है? मैंने आपको 4 या 5 मेथड बताए थे जिस टाइप से हम लोग कॉम्पिटेंट बनाते हैं किसी भी होस्ट सेल को, ठीक है? तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, पहले आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, किसी बच्चों को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। किसकी? मुझे नहीं पता कौन बनाता है, यही लोग बनाते होंगे। थोड़ी सी गलत है, दोनों का ऐसा हुआ था। और बच्चे माना कोई? अबे गधे सही से बोल रहा हूँ मैं, बताओ ना। कौन सा वाला टेस्टिंग किया था? अभी को है उसका आंसर की आप लोगों ने घर पे देखा तो, और जब चेक किए तो यहाँ पे कम नंबर आ रहा है, घर पे वाला ज्यादा आ रहा है, ये तो हो रहा है। कितने कितने? ऐसा करो, आज मैं टेस्ट लेके एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, आंसर की, ठीक है? फिर मैं आपको कल बता। चलो बेटा, हाँ ठीक है, जो भी है। अब बातें मत करो, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर दो। तुम 3 लोग इतना पीछे क्यों बैठे, यहाँ पे आके बैठो। अब तो गर्मी नहीं है, उधर से हवा आती है। पीछे अंश का, इधर आके बैठो बेटा, इतने पीछे क्यों बैठती हो? अब बेटा हमने बोलने के लिए बोला है आप लोगों से, मैंने कहा था कल का एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? जल्दी से तुमने आंसर की बनाया था, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या नाम है? कैसा? अरे कैसा बोल, मान लो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुमने आंसर किया? बोलो मत, तुमने आंसर बनाया था? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है? आप लोग ऐसा करो, बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। एक बार मैंने ये बताया था आप लोगों को, अब बेटा बोलो तो मत, मैं कहता हूँ कल चेक कर लूंगा, अभी टेंशन ना लो आप लोग। ऐसा तो है नहीं ये सरकारी रिजल्ट गूगल पे निकला रिजल्ट। अरे बात तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले मैं टेस्ट बता दूंगा, जो टेस्ट होगा आपकी, जो टेस्ट होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे देखो। पहला चैप्टर होगा तुम्हारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हट गया? मैंने पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं, हट गया तो क्या? ऐसा नहीं होगा सर, नहीं पढ़ाना
अब सुनो तो बेटा, सुनो तो पहले मेरी सुन तो लो। ऐसा नहीं पूरा टेस्ट ऐसे ना रहा है। अगर 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे कर देना। इतना कठिन चैप्टर है क्यों? बोलो तो बेटा, शांत रहो पहले, मुझे बोलने दो। मैं ये कह रहा हूँ डाइजेशन एंड डाइजेशन हट गया मुझे पता है, लेकिन देखो यहाँ पे टाइपिस्ट को बैठा नहीं है, टेस्ट उठाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से, तो उसमें डाइजेशन क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँगा? बताओ फिर मैं और देखूंगा तो आज के टाइम पे लग जाएगा। चलिए ठीक है, कर लेंगे। अच्छा मैंने पढ़ाया था आपको, एक बार देख लेना, बस रिवाइज कर लेना, क्या दिक्कत है? अब तो मैं क्या करूँ उसका? तो इंडिविजुअल दूं मैं, बताओ कौन चैप्टर बताओ? शुरू में तो बहुत हो गए यार। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के बहुत टेस्ट हो गए, उसके रहने दो, ठीक है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम बहुत हो गए बारे में आपको, तो 3-4 टेस्ट बल्कि हो रहे हैं। तो ऐसा करो ना, फिर तुम्हारा आ जाओ बायोमोलिक्यूल का और एक बार टेस्ट, बायोमोलिक्यूल्स का। अब तुमने फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आप सिलेक्ट करो ना सर, ये होना चाहिए। तो आप लोग एक चैप्टर का दोगे, बताओ? अरे आपकी मर्जी जो है वो दे दो। टेस्ट तो बन गया होगा? अभी नहीं बना, नहीं है, लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया है वो बना हुआ है यहाँ, जो मैं आपकी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप मेहनत मत कीजिए। वो कौन सा है देखो, मैं तुम्हें बता दूं पहले, फिर उसके बाद बोलना। उसमें चैप्टर 1 के डाइजेशन एंड डाइजेशन, दूसरा है तुम्हारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा है तुम्हारा सर्कुलेशन, और चौथा है एस्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। वो 4 चैप्टर है खाली। अगर आपकी इच्छा हो 4 चैप्टर कर दे देना, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। सब लोगों से लग रहा है? बताओ, ये मत कहना कि कहां से दिया। लिखो, पहला तुम्हारा चैप्टर है वो है डाइजेशन। अब मैं उसे एडिट ना करूंगा बैठ के, बहुत टाइम लगता है। तो फिर ऐसा करो, एक बात और सुनो, जो डाइजेशन क्वेश्चन होंगे वो मैं हटवा दूंगा जितने होंगे, और उसकी जगह पे मैं अलग से जितने क्वेश्चन वो होंगे 15 होंगे 20 होंगे, उसके जगह पे मैं और चैप्टर के तुम्हें उसी टाइम दे दूंगा यहाँ के, ठीक है? तो आप लोग ऐसा करो, डाइजेशन हटा दो। बायोमोलिक्यूल सर, बायोमोलिक्यूल करवा दीजिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फिर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। ये देखो, पहला चैप्टर तुम्हारा रहेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लिखो। दूसरा चैप्टर रहेगा तुम्हारा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, और तीसरा रहेगा तुम्हारा कौन सा? एस्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये 3 चैप्टर बचे फिर तो। अब बताओ ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन सा पढ़ाऊं चौथा, उसकी जगह पे कौन सा क्वेश्चन दूं? इससे सभी बच्चे एग्री होंगे। बताओ, लोकोमोशन दे दूं? चलो ठीक है, तो आप लोग ये 4 चैप्टर तैयार करो, ठीक है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है? तो ये 4 चैप्टर का आपको टेस्ट होगा, जिसमें हमारा पहला ब्रीथिंग, दूसरा बॉडी फ्लूइड, तीसरा एस्पिरेटरी, चौथा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये 4 चैप्टर का आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है? चलो, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट भी नहीं हुआ है, सही, अच्छी बात है, इसका एक बार दे दो 4। फिर मैं ऐसा करूंगा, अगली बार से मैं इंडिविजुअल एक चैप्टर उठाया करूंगा अपने साथ, और उसका दे दिया, ठीक है? 90 क्वेश्चन, ठीक है? तो ये लिख लो आप लोग, ठीक है? और बेटा ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं आपको अच्छे से, ठीक है? आपको मैं इतना पढ़ा, मैं क्या करूँगा? देव सर कल आएंगे, वो बताएंगे सर। कल आएंगे? हाँ, 140 होती है, एक सही किया तुमने, एक गलत किया, हाँ 3 नंबर मिलेंगे।
ऐसा होता है, देखो इधर सुनो, तुम्हारे 20 सही है मान लिया, 80 नंबर हो गए और 20 गलत तो 20 नंबर कम हो जाते हैं, 60 नंबर बचेंगे। हाँ ऐसा होता है। हाँ जो ये है बताओ। हाँ ये क्या है, एक नंबर काटते हैं और उसमें 0.4 दिया करते हैं, इतना काटते हैं, मुझे कुछ बहस करना है करे इतनी करते हैं। चलो मैं वो बता दूंगा। अब आप लोग ऐसा करो, इतना हो गया, आज चैप्टर बेटा खत्म करना है, बातें मत करो। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, कल मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था सेलेक्टेबल मार्कर को हम लोग यूज कैसे करते हैं। बेटा अब इधर देखो, आप लोग बातें मत करो। सेलेक्टेबल मार्कर को कल मैंने बताया था यूज कैसे करते हैं, कैसे करके हम पहचान करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में, और कैसे पहचान करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में। कल मैंने पूरा क्लास में यही बताया था, पूरी क्लास में यही समझाया था। खाली एक बार मैं खाली बस ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, इधर देखो एक बार समझ लो खाली बस, इसके बाद ये हो जाएगा फिर तुम्हारा। बेटा यहाँ देखना, देखो 3 कंडीशन बनती हैं। एक तो बनती है बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली, कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% ध्यान रखना, 100% आएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एक कंडीशन बनती है, एक बनती है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और एक बनती है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये 3 कंडीशन तो बनती है, सही है, 3 कंडीशन बन सकती है। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैंने कहा था 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगाते हैं किसी भी प्लाज्मिड में। हाँ जाओ, सही है, कितने लगाते हैं, 2। एक होता है बेटा कौन सा, एम्पिसिलिन, और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन। मैंने आपको कल बताया था टेट्रासाइक्लिन, मान लिया मैंने इसको कट किया है साल फर्स्ट, ये बताया था, तो टेट्रासाइक्लिन वाला कट हो जाएगा। बेटा ये देख लो, आप लोग बातें मत करो, ये कट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे जुड़ जाएगा डिजायर्ड जीन, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, इसको मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये देखो बेटा यहाँ पे कट लग गया तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल, जल्दी आएगा बेटा, इनएक्टिवेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब मैंने कहा था यहाँ से पहचान कैसे करते हैं, देखो अगर आप लोग एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराओगे, सही है, तो बताओ इसमें क्या ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म ग्रो करेगा, नहीं, क्योंकि वो उसके पास कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ही नहीं, सही है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई सा नहीं है उसके पास, मतलब प्लाज्मिड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करा के पता लगा लिया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, कैसे हैं बेटा, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर अब हम करवाएंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, किसमें, और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में हमें पता लगेगा कि एक के पास होगा और एक के पास नहीं होगा। तो इसका मतलब मैंने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करा के ये पता लगाया कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। क्लियर हुआ, ये जो समझाया था। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था, एक और होता है दूसरा प्लाज्मिड जिसमें लैक जेड जीन होता है, जो बनाता है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज जो होता है उसको तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। अगर वो बनेगा, लैक जेड जीन होगा तो वो कलर देगा ब्लू, कौन सा देगा, ब्लू। और अगर वहां पे हमने डिजायर्ड जीन जोड़ दिया तो फिर से कैसे हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि वो कैसा कलर देगा, व्हाइट। तो हम कलर देख के बता सकते हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। क्लियर हुआ बेटा। लेकिन वहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे लगाएंगे, क्योंकि वहां पे तो एक ही चीज है खाली, इसलिए वहां पे 2 चीजें नहीं पता लगा सकते, लेकिन एक ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ये तो हमने सब पढ़ लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। इसके बाद मैंने कल एक बताया था आपको टीआई प्लाज्मिड, जो मैंने बताया था प्लांट होता है, उसके केस में हम जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम जो होता है उसका टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसमें टी डीएनए होता है, वो क्या करता है, कैंसर करता है। तो इसका मतलब, और तो हम टी डीएनए को हटा देंगे, उसकी जगह पे डिजायर्ड डीएनए जोड़ देंगे और वो जाएगा तो बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करेगा। एनिमल के केस में मैंने बताया था रेट्रोवायरस के, ठीक है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग खाली आज एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो बचा है बेटा कौन सा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या मैं बोल सकता हूँ पूरी क्या प्रोसेस होती है, समझे आप एक करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, समझो बात को। मैं अगर आपको वैसे बताऊं तो देखो हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो पहले एक बार एनसीईआरटी बातें, ठीक है, ये सब तो हम क्लियर हो गया था, ठीक है।
और बेटा मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहो बस। और मुझे लग रहा है इसके बाद जो स्टार्ट होगा तुम्हारा यूनिट वो होगा मेरे हिसाब से जेनेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है जेनेटिक्स। और उसमें उसको ही मैं इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मतलब कभी एकदम आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या हुआ कट नहीं रहा? कहाँ से अभी कैसे हट जाएगा? साइंस वाले तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब अगर जो बच्चा घर पे अच्छे से पढ़ रहा होगा थोड़ा बहुत देर, तो उसे मुझे लग रहा है ये चैप्टर बिल्कुल गलती माइंड में फिट हो गया होगा। और मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन लगाना शायद ही कोई क्वेश्चन आप गलत हो जाए, वरना क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक बार देखना जरूर लगा के। हम लोग देखो यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे क्या क्या होता है पहले वो समझ लो, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे बताओ? कोई डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उसको आइसोलेट तो करोगे। आइसोलेट मतलब होता है बाहर निकालना, किससे? सेल से। ये कर लिया आप लोगों ने, पहले एक बार देख लो स्टेप बाय स्टेप। सेकंड बेटा जो स्टेप होता है वो होता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तुम लोग क्या करोगे? दूसरा जो तुम्हारा सेगमेंट है डीएनए का उसमें से स्पेसिफिक लोकेशन से क्या करोगे? उसको कट करोगे, जिसमें यूज होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा जो प्रोसेस होगा तुम्हारा वो होगा पीसीआर, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो तुम्हारा डिजायर्ड जीन है उसकी कॉपी करना आउटसाइड द लिविंग सेल, उसको बोलते हैं पीसीआर टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये करेंगे हम लोग, बताऊंगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक बार आए थे 3 क्वेश्चन इसी से खाली बस एक साल में। इसके बाद क्या करोगे बेटा? आपने कट कर लिया। इसके बाद देखो चौथा करोगे आप लोग इंजर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि जो होस्ट होगा उससे क्या करोगे? इंजेक्ट कराओगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो तुम्हारा इसीलिए तो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, उसको ऑब्टेन करोगे प्रोडक्ट को। और अगले कह रहा है बेटा लास्ट क्या कह रहा है, क्या होगा? हाँ, ऑब्टेनिंग करके हम लोग क्या करेंगे? उसको एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करेंगे, जिसमें हमें मार्केट में लेके आना है, तो उसमें कैसे लेवल लगाना है, उसका कैसे हम लोग संरक्षण करेंगे, कैसे बचा के रखेंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग करना, वो सब आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो क्लियर हुआ क्या करना है हम लोगों को? तो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं जल्दी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यानी कि हम लोग जब पूरा प्रोसेस करेंगे, स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी मतलब जो भी हमारा डिजायर्ड जीन होगा या डीएनए होगा उसको हम क्या करेंगे? आइसोलेट। और बेटा ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारी स्टेप होती है, ठीक है, जिनको हमें बार बार करना पड़ता है। उसके बाद फाइनली क्या होता है? हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या किया? आइसोलेशन किया डीएनए का। इसके बाद क्या करोगे बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या करोगे? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है उसको कट करोगे। कट तो करना पड़ेगा ना, कि हमें डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, जो डिजायर्ड जीन है हमारा वो वाला। तीसरा क्या करोगे बेटा? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। चौथा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, वेक्टर में जोड़ दोगे। और इसके बाद इंजेक्ट करा दोगे किसके अंदर? होस्ट के अंदर। और होस्ट को फिर क्या कराओगे? लैब में ग्रो कराओगे। और होस्ट ग्रो कर जाएगा तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि हम लोग देखेंगे कैसे उसको सेफ रखना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, ये सब हमको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये सारी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे कह रहे हैं कि किसका करना है? हमें डीएनए का। अच्छा एक बार बताओ, अगर हम किसी सेल से कोई जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं तो आप लोग बताओ क्या वहां पे हमें कुछ एंजाइम चाहिए ना? जैसे आपको सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो हमें सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें किसका चाहिए? सेलुलेज, जो एंजाइम आता है उससे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे हमें आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या चाहिए? आरएनएज। ऐसे प्रोटीन को चाहिए तो क्या चाहिए? प्रोटीएज। डीएनए नहीं चाहिए, डीएनए को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, डीएनए को तो क्या करना है? आइसोलेट। तो पढ़े इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या फिर आरएनए, जो क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसी भी सेल के लिए। अगले कह रहा है बेटा
ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए और आरएनए ही होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करे जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फादर से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको कौन ट्रांसफर करता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसमें आता है डीएनए और आरएनए। अगले कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, अभी तो पता ही है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू प्योर फॉर्म free from other micromolecules since the DNA is enclosed within the membrane we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein और polysaccharide and lipid। यहाँ पे कह रहा है डीएनए कहाँ होता है बताओ? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? अब हमें वहां पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जैसे सेल को सेल वॉल को करना पड़ेगा, इसके बाद प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, उनको सबको खत्म कर देंगे और जो बचेगा वो क्या बचेगा? डीएनए। उसका सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या यूज करते हैं? एंजाइम। अब ऐसा नहीं कि सेल को हम हथौड़ी से तोड़ेंगे तो हम निकालेंगे आरएनए डीएनए को, वहां पे हमें यूज करने पड़ते हैं एंजाइम, ठीक है। जैसे सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलोज एंजाइम होगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए आरएनए एंजाइम होगा, प्रोटीन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीन होगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा? डीएनए। उसको आइसोलेट हम लोग कर सकते हैं। अगला देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड आल्सो लिपिड। पॉलीसैकेराइड मतलब यहाँ पे किस बात कर रहा है? सेलुलोज। किसकी बात कर रहा है? सेलुलोज की। कह रहा है दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल सेल टिश्यू विद एंजाइम सच एज जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया के केस में। आप लोग पता होगा लाइसोजाइम शायद हमारी सलाइवा में होता है ना, जो होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट, पता है हम लोग? अरे लाइसोजाइम हमारी सलाइवा में होता है और जो होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्यों? मम्मी बुला रही है, अभी क्यों भेज दिया था? चलो मैं क्या बोल सकता हूँ? मम्मी बुला रही, चले जाओ। ये देखो, यहाँ पे देखो बेटा, बैक्टीरिया को अगर हमें बैक्टीरिया के लिए एंजाइम चाहिए वो कौन सी है? लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा अगर हमें प्लांट सेल के लिए चाहिए वो कौन सी है? सेलुलेज। ये ध्यान रखना है एंजाइम के नाम, कौन सी है? सेलुलेज। इसके बाद फंगस के लिए चाहिए तो अब बताओ, फंगस की सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की, इसलिए क्या चाहिए? काइटिनेज, सही है। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? सेलुलेज। ऐसे ही तुम्हारा क्या है? बैक्टीरिया है तो उसके लिए क्या चाहिए? लाइसोजाइम। अगले कह रहा है बेटा, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरबाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। अब यहाँ पे ये बात आपको पता होगा बेटा, ध्यान सुनो, आपको बोलूंगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है हमारा, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें, सही है, और प्रोफेज से पहले का स्टेज हो जिसे बोलते हैं आई फेज। क्या बोलते हैं? तो तुम्हें उस टाइम पे डीएनए जो होगा वो रैप्ड दिखेगा किसके? प्रोटीन के चारों तरफ, क्योंकि प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें हम पैकेजिंग, आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो वहां मैं आपको बताऊंगा वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? तो ये वही बात कर रहा है कि जब डीएनए होता है किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो वो हमें दिखता है सेल के अंदर, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, हिस्टोन लिखा तो है, द आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज, ये बीआरएच प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज। ये सारे एंजाइम के नाम है, आपको ध्यान रखने, ठीक है। खाली एज लगा दो बस, वही एंजाइम है और वही इसको ट्रीट कर रहा है। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol। और हम लोग उसमें क्या करते हैं? chilled ethanol को यूज करते हैं। और कह रहे हैं this can be seen as collection of the fine threads in the suspension, और हमें साफ साफ धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले अगर आइसोलेशन करेंगे किसका? डीएनए का, तो हम लोग वहां कुछ एंजाइम यूज करेंगे जिससे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे सेल वॉल अगर प्लांट सेल है मान लिया, तो प्लांट सेल किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज, तो वहां एंजाइम कौन सा यूज होगा? सेलुलेज। तुमको पता है जो क्या होता है? ये फंगस होता है, उसकी सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन, तो वहां पे एंजाइम कौन सा होगा? काइटिनेज। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया के लिए कौन बता रहा है? लाइसोजाइम। इसके बाद सही है, तो आरएनए के लिए आरएनएज, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज। ये सब क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? आइसोलेट करते हैं वहां चिल्ड इथेनॉल डाल के, और हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। हम डीएनए को क्या कर लेंगे? आइसोलेट, मतलब डीएनए को सेल से हमने निकाल लिया। क्लियर हुआ बेटा इतना? ठीक है। अगले देखो, दूसरा कह रहे हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब आप लोग बताओ हम लोग क्या करेंगे?
जो डीएनए है उसको कट करेंगे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और हमें क्यों क्योंकि हमें डिजायर्ड जीन निकालना है ना अपना। अच्छा, जीन का मतलब तो आप लोग बहुत बार में बता दो, समझते हो। जीन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक लोकेशन या सेगमेंट डीएनए का जो कोई कैरेक्टर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब उसको कट करेंगे डीएनए को, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। और आपको पता है हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करता है, डीएनए को कट करता है। ठीक है, तो देख लो, इसको पढ़ लो। कह रहे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, कह रहा है फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, यहाँ पे कह रहा है एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिक्वायर्ड टू चेक द ए प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हैंड्स मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। अब हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं बेटा। अगर ये देखो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया डीएनए को कई सारे फ्रेगमेंट्स में। अब मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू साइज, अगर डीएनए को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हमें वहां पे क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और वहां पे आपको पता है एक तरफ होता है एनोड और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। सही है, तो इसका मतलब अगर दोनों चार्ज हैं कैसे हैं, अपोजिट, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, जो बड़े वाले सेगमेंट होंगे एक तरफ और छोटे वाले होंगे एक तरफ। ठीक है, वहां प्रॉपर्टी होती है सीविंग प्रॉपर्टी, छानने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और वहां पे जेल कौन सा यूज होता है बेटा, एगारोल जेल। ठीक है, हम लोग ध्यान है वो। इसके बाद मैंने कहा था उसको स्टेनिंग किससे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं और हमें दिखते कैसे हैं, ऑरेंज कलर बैंड। ऐसे ध्यान रखो, हर चैप्टर को एकदम ऐसे माइंड में ऐसे फांस लो जैसे आप लोग मूवी को कर लेते हो कि आप लोगों का जरा सी मूवी से दिखा दिया, समझ जाते हो वहां स्टोरी क्या थी। होता नहीं है, आप लोगों ने मूवी देखोगे बहुत प्यार से, तो उसमें आपको ये भी ध्यान होगा कि हीरो क्या कर रहा था उस टाइम पे, तो गद्दार क्यों मारा था, मतलब कहानी होती पूरी, पता नहीं। और 12 साल पहले देखोगे फिर भी आज ध्यान होगी पूरी मूवी, जिसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा है। तो वो क्यों होता है हमें, क्योंकि हम लोगों ने एक एक सीन को बहुत अच्छे से देखा होता है। ऐसे चैप्टर की बात होती है। इसको आप लोग ऐसे क्यों पढ़ते हो कि हमें कुछ बोझ है हमारे ऊपर, ऐसे पढ़ो ना कि हम लोग बैड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं इस टाइम, आपको ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अगले देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है ए डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, मॉलिक्यूल हैंड्स इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये तो पता ही आपको, इसे क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगले कह रहा है द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। और यही हम लोग किसके साथ करते हैं, वेक्टर डीएनए के साथ। ठीक है, तो ये सब टेक्निक होती है। कोई बात नहीं, मैं किसी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लो पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आप लोग बताओ। यहाँ पे हमने आइसोलेट कर दिया डीएनए को, हमने उसके बाद फ्रैगमेंट में क्या किया, कट किया, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखो कह रहा है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग जिसको वेक्टर डीएनए कट करते हैं उसी से किसको करते हैं, फॉरेन डीएनए को, जिससे वहां पे मैंने कहा था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाए। और यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, स्टिकी एंड बन जाए। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जानते हो, डिजायर जीन। कौन सा जीन, डिजायर। और कह रहा है द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज एडेड। और आप लोगों को पता है ऐड कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। मैंने कहा था इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये क्या बन गया हमारा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो मैं बार-बार बता दूंगा आपको, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, आइसोलेशन किया डीएनए को, हमने डिजायर जीन को किया, यानी डिजायर डीएनए को किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे फ्रेगमेंट थे तो उसको इक्वल टू साइज लगाने के लिए मैंने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया। अब हमारा बेटा एक नया टेक्निक आता है जिसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यहाँ से एक बार आए थे 3 क्वेश्चन एक ही साल बिल्कुल, और ये कब आए थे, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर। तो मैं ये कहूंगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, पीसीआर। ये क्या होता है समझो बेटा, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, आप लोगों को एक बार पता होगी, जब हम लोग कोई सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जब सेल हमारा डिवाइड करता है
तो हमारा डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन। क्या करता है? लेकिन क्या हम एक सेल में बहुत सारे डीएनए का रेप्लिकेशन करा सकते हो? नहीं। आप लोग, वो तो इसलिए होता है क्योंकि हमारा सेल डिवाइड होता है। भाई एक बार बताओ, यहाँ पे समझो आप लोग, अगर मेरा एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। यहाँ तो डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एक सेल से कितने सेल बनाने हैं? 2 सेल बनाने हैं। और दोनों सेल कैसे रखने हैं? डिप्लॉयड। जैसे अगर ये वाला डिप्लॉयड है तो ये वाला भी कैसे रहना चाहिए? तो आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये बात आपको समझ में आती है कि सही है, हमारी सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। लेकिन ये पीसीआर का मतलब क्या होता है? पीसीआर का मतलब होता है कि आउटसाइड द लिविंग सेल। मैंने क्या बोला? आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर मुझे डीएनए पे कॉपी करना है, या मैं बोल सकता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन, सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि करना है आउटसाइड द लिविंग सेल, उस जिस टेक्निक के द्वारा हम करते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं पीसीआर। आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब उसके मुझे कॉपी करना है। अब ये कॉपी ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रिंटर मशीन में लेके गया और वहां पे जाके मैंने लगाया और प्रिंट हो गया, पेज निकाला, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? एक टेक्निक होती है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीसीआर। यहाँ पे होता क्या है बेटा? सिंपल भाषा में देखो, यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? 3। ये पहली बात तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ये होती है एंजाइम के कंट्रोल में होती है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे 3 प्रोसेस कौन सी होती हैं? पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। ये क्या होता है समझो। सबसे पहले ये होता है, आप लोगों को देखो रेप्लिकेशन अभी बताया नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है। बेसिकली अगर रेप्लिकेशन हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो अगर वो पढ़े हुए होते आप लोग तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता। अगर जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा तो उनको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, रेप्लिकेशन होता कैसे है। यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो आप लोग, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो आप लोग पता है सबसे पहले क्या बनता है बेटा? रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ये तो पता होगा आपको। रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब होता है जब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होते हैं, बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। कौन से एंजाइम द्वारा? हेलिकेज। पता है आप लोगों को? अब आपको ये भी पता होगा बेटा, इसकी एक की पोलैरिटी 5 to 3 होती है और दूसरी कितनी होती है? 3 ये पता है आप लोगों को? मैंने बताया था पोलैरिटी क्या होती है? एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्टैंड होगा 5 to 3, दूसरा कैसा होगा? 3 to 5। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मैंने कहा था एडेनिन के साथ हमेशा क्या रहेगा? थाइमिन। और ग्वानिन के साथ हमेशा क्या रहेगा? थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन रहेगा और तुम्हारा जो एक साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन रहेगा। इसका मतलब मैंने ये बताया था, एक एंजाइम होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है बेटा? और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नीट में पूछा था कि बताओ रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद सुनो, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये स्टैंड की खाली जो एंजाइम है इसकी खासियत होती है हमेशा बर्क करता है 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये आपको पता है? अब इसकी पोलैरिटी अगर 5 to 3 है तो ऐसा होता है कि जो न्यू स्टैंड फॉर्मेशन होता है वो हमेशा नीचे से होता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा 5 to 3। लेकिन बताओ क्या ये बन पाएगा कॉन्टिन्यूअस? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्या लगेंगे? प्राइमर। और ये छोटे छोटे प्राइमर लगेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? और ये जो तुम्हारा बनेगा वो 3 to 5 वो कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब ये हुआ खाली यहाँ पे एक स्टैंड काम कैसे कर रहा है? टेम्पलेट की तरह कर रहा है। और टेम्पलेट का मतलब होता है कि इसकी पोलैरिटी को देख के यहाँ पे इस स्टैंड की पोलैरिटी होगी। जैसे अगर यहाँ पे एडेनिन है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? थाइमिन। अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ क्या होगा? अब आप लोग बताओ, अगर मैं इसको पूरे स्टैंड को स्टैंड बना दूंगा तो क्या आप लोग समझ जाओ कि दो डीएनए बन जाएंगे? और दोनों डीएनए कैसे होंगे? बिल्कुल सेम। ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे बस इतना हुआ है खाली कि यहाँ एक तो आउटसाइडर सेल हो रहा है पहली बार, और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर को ज्यादा करके और कम करके हो रहा है। यहाँ पे देखो, पहले जो नीट में आपके साथ क्वेश्चन आया था, शायद आपके साथ नहीं, वो मतलब लास्ट ईयर से लास्ट ईयर आया था। पहला तो ये पूछा था खाली पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे पे सीक्वेंस बताना था खाली। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन।
डीनेचुरेशन का मतलब होता है जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं लगभग 90, कितना देते हैं 95, 94 और 95 इतना होता है लगभग 90-95 मान लो। जब इतना टेम्परेचर देते हैं तो ये डीएनए के स्टैंड होते हैं ये अनवाइंड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अनवाइंड। आप लोग बताओ यहाँ हीट दी हमने तो ये स्टैंड कैसे हो गए? अनवाइंड। यानी कि ये वाला स्टैंड जो होगा वो बेटा वर्क करेगा टेम्पलेट की तरह। किस तरह वर्क करेगा? टेम्पलेट जानते हो आप लोग क्या होता है? फर्मा, जिसको देख के कोई दूसरी सफाई करता है, तो ये काम करेगा कैसे? टेम्पलेट स्टैंड की तरह। यहाँ पे एक वाला स्टैंड कर रहा है, टेम्परेचर की तरह, ठीक है। अब आप लोग बताओ जो नया प्राइमर लगेगा नया जो बनेगा वो उसकी पोलैरिटी क्या इसके एंटी पैरेलल नहीं होगी? होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना। अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो इस नए स्टैंड में क्या लगेगा? थाइमीन। यहाँ पे समझ गए आप लोग? बस इतना होता है। एनीलिंक का मतलब होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं क्या प्राइमर को छोटे-छोटे, और प्राइमर ज्वाइन होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। अब आप लोग बताओ इसकी पोलैरिटी देख के बनी है और इस वाले की इसकी देख के बनी है, तो इसका मतलब ये दो डीएनए बन गए। और यही तो होता है क्या? पीसीआर। बस खाली आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 95 टेम्परेचर था, उसके बाद हमने कम कर दिया और उसके बाद हम सिंपल फॉर्म में करते हैं तो वो स्टैंड फिर से क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट। समझ गए? तो तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा डीनेचुरेशन। हमने क्या टेम्परेचर दिया, स्टैंड कैसे हो गए? अनवाइंड हो गए। इसके बाद वहां पे प्राइमर लग गए, आरएनए प्राइमर, और लगने के बाद उसे बोलते हैं क्या? एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है ज्वाइंट होना, और इसके बाद एक्सटेंशन मतलब होता है बड़ा होना, लार्ज होना उनका। किसका? स्टैंड का। और लार्ज हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। और दो स्टैंड बन गए, वो दो डीएनए बन गए। यहाँ पे देखो एक स्टैंड ने वर्क कैसे किया बेटा? टेम्पलेट की तरह। कैसे वर्क किया? और इसकी पोलैरिटी कैसी होगी? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर एडेनिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? थाइमीन। यहाँ ग्वानिन होगा तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन तो यहाँ पे थाइमीन तो यहाँ। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे एक स्टैंड ने कैसे वर्क किया है? टेम्पलेट की तरह। ठीक है, यही तो होता है पीसीआर। पढ़े इसे क्या क्या लिखा हुआ है? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कह रहा है इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हम डीएनए की क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कॉपी कर रहे हैं। और मल्टीपल कॉपी किस कब कर रहे हैं? आउटसाइड द लिविंग सेल। कह रहा है यहाँ पे ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज इन विट्रो। विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड द लिविंग। ठीक है, यूजिंग टू set of primer small chemically synthesized oligonucleotide that are complementary to the region of DNA। complementary का मतलब होता है क्या होता है? उसका अपोजिट। जैसे एडेनिन का क्या हो जाएगा? complementary थाइमीन, और थाइमीन क्या हो जाएगा? एडेनिन। सही है। इसके बाद कह रहा है एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है? आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करवाता है, किसी भी स्टैंड को बनाता है। ठीक है। अगले कह रहा था एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। ये देखो बेटा यहाँ पे जो जीनोमिक डीएनए होगा, कौन सा डीएनए? वो किस तरह वर्क करता है? टेम्पलेट की तरह। और मैं बार-बार कह रहा था एक स्टैंड हमेशा कैसा होता है? पेरेंटल। और ये मॉडल को पता है क्या बोलते हैं? बताओ। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब होता है एक स्टैंड पेरेंटल। यानी कि तब अगर पेरेंटल नहीं होगा तो नए स्टैंड की पोलैरिटी कैसे आएगी या बेस पेयर कैसे लगेगी? समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीट मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम। हम लोग बिलियन टाइम कर सकते हैं। सोचो 1 मिलियन कॉपी आर मेड। कितना ज्यादा कर सकते हैं? कह रहा है सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट फ्रॉम अ बैक्टीरिया। ध्यान रखना इसका नाम थर्मस एक्विटिकस। और मुझे लग रहा है ये पूछा जाएगा अपने स्टार नाम यहाँ पर आओ स्टार मान लो थर्मस एक्विटिकस, जिससे एंजाइम आइसोलेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा व्हिच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इसका यूज कहाँ होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करने के लिए।
कह रहे द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इन फिजार कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे तुमने क्या किया, बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना कौन सा है बेटा, थर्मस एक्विटिकस। यहाँ से एंजाइम कौन सा लिया जाता है, एक वो आइसोलेट होता है डीएनए पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। देखो तो लिख लो, लिखा है कि नहीं लिखा है? इसे क्यों लिया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये एक्टिव रहता है, सही है, और हमें हाई टेम्परेचर पे हम क्या करवाते हैं, डीनेचुरेशन। समझ गए? तो पीसीआर का सिंपल सा मतलब मैंने कहा था कि 3 स्टेप होती हैं। इसमें पहला क्या होता है बेटा, डीनेचुरेशन, दूसरा क्या होता है एनीलिंग, और तीसरा क्या होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हमने हाई टेम्परेचर पे किया, स्टैंड क्या हो गए, अनवाइंड हो गए, वहां पे प्राइमर लग गए, और प्राइमर लगने के बाद क्या हो गए, वो बड़े बड़े हो गए, बस बात खत्म। और वहां पे इन्वॉल्व कौन सा हुआ, डीएनए पॉलीमरेज। ये तुम्हारी टेक्निक क्या थी, पीसीआर टेक्निक। अगर हमें विट्रो में कोई कॉपी बनाना है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तब हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, किसका, डीएनए यानी कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ गए आप लोग? अच्छा एक बात और बताओ, अगर मुझे पीसीआर मान लिया, पीसीआर नहीं है, तो मुझे बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा ना, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि प्लाज्मेट, सही है। और अगर हमें आउटसाइड द बॉडी हम क्या करवा सकते हैं, रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तुम्हारा। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये कौन सा है, पीसीआर। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी जाते हैं, रिपीट भी मतलब अगर लास्ट ईयर आया होगा फिर से आ जाएगा वहीं से। और वो कहाँ से देगा आप लोग बताओ, है तो यही सब लिखा होगा। चलो अगले देखो, अब ये कह रहा है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। हमें क्या करना है, होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो बेटा आप लोग एक बार पढ़ो इसे, मैं पानी बेटा ये हर वैसे होगा, आप लोग प्लान भी जैसे अच्छा लगे वो करो, हैं? अच्छा अच्छा बेटा बीट चल रही है। मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग एमबीएस बन जाओगे यार, रिश्वत नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का फायदा तभी निकलेगा जब आप एमबीएस बनोगे। अगर आप लोग गन्ना खोदोगे तो मेरा पढ़ाने का फायदा क्या होगा फिर, समझ रहे हो? आप लोग कुछ ना अच्छी जगह चले जाओगे, उसमें मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में बच्चे पढ़ाई किया है। और एक बात और बताऊं आपको, अगर तुम लोग एमबीएस बनोगे, सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो एक होती है माँ बाप को, एक दूसरे होती है टीचर को। क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि बेटा एक बार बताओ, आपने कोई मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है, उसके डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अरे जॉन की मूवी है, कौन सी है, शूट आउट एट बटाला, देखी है आप लोगों ने? शायद नहीं है, शूट आउट एट बटाला। अरे मन्या सुरभि के ऊपर है, जो गैंगस्टर था। अब सुन लो पहले मेरी बात, में क्या बता रहा था। तो उसमें पता है वो क्या कहता है, वो सीखना आता है, एक्टिंग सीखना आता है उससे, गुरु से अपने। तो गुरु कहता है मुझे मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, तो मना कर देता है। तो वो ये कहता है कि दौड़ना को आदमी कब याद करता है, जब बेटा उसका शिष्य था एकलव्य। अगर एकलव्य शिष्य ना होते तो दौड़ना को जानता क्या, समझ गए? तो गुरु विधान किससे होती है, बच्चों से। तो इसलिए आपका क्या है, आप डॉक्टर बन जाओ और मुझे क्या चाहिए। ओके, आप जानो कितना पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ठीक है बेटा। चलो इसके बाद देखते हैं अगले। अच्छा ये बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको कहाँ करवाना है, इंजेक्ट करवाना है होस्ट सेल में, ठीक है बेटा। इधर देखो, पढ़ाई कर लो, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करने दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ये यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेट, मैंने आपको बताया थे कितने मेथड बताए थे, 5। फिलहाल अभी तक से चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक पता है मुझे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन बहुत बेकार लगता है। पिछले बार में एक बच्चे ने किसी ने एक्सेप्शन डाल दिया था, किसने, वो रंजीत सर डाले।
मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से अगर मेहनत करके पढ़ा रहा है नीचे उसमें एक्सेप्शन आ जाता है तो बहुत बेकार लगता है, या तो डाउट हो तुम्हें कोई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। इधर देखो पहले ये बताओ, पहले मुझे देखो पढ़ लो आप लोग। ये बताओ कॉम्पिटेंट हम बनाने के लिए कितने मेथड यूज करते हैं? कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए मैंने करता है कितने टाइप के मेथड होते हैं? चलो हेमंत तुम बताओ, पहला कौन सा था? डाइवैलेंट पैटर्न। अगर मैं कैल्शियम आयन को यूज कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसका फोर्स का साइज बढ़ जाता है। अच्छा ऐसा क्यों किया था? क्योंकि बेटा आपको पता है सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो डीएनए मॉलिक्यूल सॉरी हाँ डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। दूसरा मेथड बताओ, जीन गन, हाँ वही है, ठीक है। तीसरा हीट शॉक, चौथा माइक्रो इंजेक्शन, और पांचवा डिसआर्म पैटर्न। डिसआर्म करके भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि इतने सारे हमने वो थे जिससे हम क्या बना सकते हैं सेल को कॉम्पिटेंट। आगे देखो बेटा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ समझते हैं इसको क्या है। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बड़े आराम से, अगर आपने स्टार्टिंग का टॉपिक अच्छे से समझा है तो। देखो और सब लोगों ने टेस्ट का वो देख लिया? एक बार फिर से बता दूं, बच्चे नए आए थे ना बाद में। टेस्ट में तुम्हारा पहला चैप्टर आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का आएगा। सेकंड चैप्टर को पहला चैप्टर कौन सा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा आएगा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा आएगा सैटरडे हुए परसों। इतना तो आप लोग पढ़ सकते हो, नीट में आ गए उतना भी तुम्हें ऐसा लग रहा है। 4 चैप्टर है टोटल, 4। चलो 4 के 3 कर तुम बताओ। नहीं 4 ठीक है। ये देखो लोकोमोशन एंड, एक सुन लो बेटा, बात मत करना, मुझे बताया नहीं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एस्केटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, सर्कुलेशन यानी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, और चौथा कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर का आपको पढ़ना है 4, ठीक है। छूटे कौन से आपके? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो मैं बाद में ले लूंगा कभी, ठीक है। और वो मैं लूंगा इंडिविजुअल तरीके से, अलग तरीके से, ठीक है। ठीक, तो लिख लिया आप लोगों ने सम टेस्ट। और सब लोगों को बेटा मेहनत करके आना है, चारों चैप्टर को ऐसे पढ़ के आना कि कते एकदम बहुत अच्छे से, सही है, जिससे आप लोग कोई कुछ छूटे ना। और मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी इन 4 चैप्टर से जो बच्चे अगर सही से पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों के 80-70 प्लस बायोलॉजी में क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छे का मतलब है सही लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं मारूंगा या गोली मार दूंगा, ऐसा तो है नहीं। चलो ऐसा देखो बेटा, अब पढ़ो इधर। यहाँ पे कह रहा है These are several methods of introducing the ligate DNA into recipient cell. बेटा बोलो मत, बोल कौन रहा है? Recipient cell after making them competent to receive take up DNA present in surrounding. मैंने कहा था जब उसको हम competent बना लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो receive DNA को कर लेता है। अगले कह रहा है so if recombinant DNA being gene of resistance to an antibiotic, कौन सा यूज किया था बेटा हमने? ampicillin is transferred into E. coli cell, that host cell become transformed into ampicillin resistant cell. If we separate transformed cell in agar plates containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient cell will die. अब ये वही बात बता रहा है जो मैं कल पूरी चीज के बता रहा था पूरे में। मैंने कहा था हम सेलेक्टेड मार्कर यूज क्यों करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लगाने के लिए। और उनका काम क्या होता है बेटा? आप लोग बताओ, अगर एक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है और दूसरा कैसा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर मैंने एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का यूज किया है, सही है, या मैंने एम्पिसिलिन का यूज किया है, तो आप लोग बताओ अगर एम्पिसिलिन का मैंने किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ग्रो ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग? तो इससे हम पहचान करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और दूसरा मैंने कहा था दूसरा इसलिए होता है जिससे हम पहचान कर पाएंगे इसकी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बेटा सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर। और हम लोग इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ही होता है
पहचानने वाला। क्या करने वाला? पहचानने वाला। क्योंकि डीएनए या सेल इतना बड़ा नहीं है बेटा कि आप लोग ऐसे देख के आप लोग देख लोगे ये मेरा वाला है, दूसरा वाला है, एक रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हमें बैक्टीरिया नहीं दिखता समझो, तो डीएनए उसके अंदर क्या दिखेगा? बैक्टीरिया इतना छोटा होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है अब आप लोगों ने क्या किया, हमने देखो कितना क्रॉस कर लिया है समझो। पहला हमने आइसोलेशन किया डीएनए का, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, बहुत सारे फ्रेगमेंट थे तो उनको हमने अकॉर्डिंग टू साइज लगाया इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। इसके बाद मैंने क्या किया, डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिया, सही है, हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी करना चाहा तो मैंने यूज किया पीसीआर। क्या किया? पीसीआर। और पीसीआर करने के बाद मैंने बहुत सारी कॉपी बना ली और मुझे क्या करना है, इंसर्ट कराना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। और मैंने उसको कॉम्पिटेंट बना लिया। और कॉम्पिटेंट बनाने के बाद मुझे बाद में पता लगना चाहिए ना कौन सा कॉम्पिटेंट है कौन सा नहीं है कॉम्पिटेंट, तो उसके लिए मैंने उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर का यूज कर लिया। अब हमारा क्या हुआ, पूरी प्रोसेस कंप्लीट है खाली। अब हमें क्या करना है, ग्रो कराना है और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें रिसीव करना है। समझ गए हम लोग? तो लास्ट जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो कौन सा है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सर हेमंत आपको फोटो खींचना है। तो खींचे तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो अब तुम ऐसे फोटो लोगे तो ऐसे सही नहीं रहेगा ना। आपने बता दिया अगर फोटो लेना है मैं आराम से फोटो में क्या प्रॉब्लम है, फोटो ले सकते हो लेकिन सही जगह पे लिया करो। इधर देखो, यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा एक बार बताओ, मैं इतनी देर से जो पूरा ड्रामा कर रहा था, कहीं मैंने कुछ निकाला कहीं कुछ कट किया, उसके बाद फिर मैंने एक कॉपी कराया उसका, होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कराया, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर लगाया, एंटीबायोटिक स्टेज में क्यों कर रहा था, जिससे मेरा डिजायर जीन से जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे मिल जाए, इसलिए तो मैं कर रहा था ये सब। अब मैं एक सिंपल सा बात है कि मैं एक प्रोडक्ट के लिए कर रहा था, तो भैया मैं क्या कराऊंगा, ऐसे करूंगा प्रोडक्ट जो बनेगा उससे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, देखो कह रहा है व्हेन यू इंटरेस्ट अ पीस ऑफ आइलैंड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल, जहां भी मैंने ट्रांसफर कराया उस सब की बात कर रहा है। कह रहा है बेटा द आइलैंड डीएनए गेट मल्टीप्लाई, क्या करेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। और कह रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। मेरा एम क्या था, डिजायरेबल हाँ प्रोटीन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट मान लो प्रोटीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मुझे क्या चाहिए, डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए थी, उसके लिए मैंने ये सब किया था। ठीक है, अब ये देखो कह रहा है hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed, the foreign gene get expressed under appropriate condition, the expression of foreign gene in host cell involve understanding many technical details। यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, लगातार कॉपी कर रहा है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने डिजायर जीन डाला था अपने लिए प्रोटीन के लिए, और उसकी कॉपी करा के मैं क्या करा रहा हूँ, ग्रो करा रहा हूँ, और ग्रो कराने के बाद जो भी प्रोटीन बनेगा वो मैं एक्सट्रैक्ट उसको कर लूंगा। समझ गए आप लोग? बल्कि प्रोटीन नहीं, हम तो बहुत सारे प्रोडक्ट को रिसीव कर सकते हैं, जिसके लिए बनाएंगे वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोटीन लिखा है तो हम प्रोटीन हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अगले देखो कह रहा है आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन of the target protein, one has to consider producing it on a large scale। अब आप लोग बताओ, अब स्केल भाई एक तो ऐसा होगा कि हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराएं, एक होता है कि स्मॉल स्केल पे कराएं। स्मॉल स्केल का मतलब छोटे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाएं, लार्ज स्केल का मतलब बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में करवाएं। तो कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ मेनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब क्या होगा, हाँ डिजायर जीन से बनेगी, वो कौन सी होगी, प्रोटीन, लेकिन उसका भी हम कॉपी करवा रहे हैं बहुत सारी, समझ रहे हो। और जिससे हमें लार्ज स्केल पे चाहिए ना प्रोटीन, लार्ज स्केल मतलब होता है कि एनिमल बहुत सारे बन जाएं, तो ये ग्रो कर जाए लगातार। अगले देखो अब कह रहा है बेटा द सेल ए हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रो ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। और स्मॉल स्केल का हम कहां करवाएंगे, लैब में करवा लेंगे, लेबोरेटरी में। अगले कह रहा है बेटा द कल्चर मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड दे प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। अब हम उसको क्या करेंगे, बहुत सारी टेक्निक का यूज करेंगे, इससे वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, और उसको सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से, ये जो ऊपर लार्ज स्केल पे
ये कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें लार्ज, अब हमें जरूरत है, अगर जैसे वैक्सीन बना रहे हो तो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है। अब हम कोई अगर खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो हम स्मॉल स्केल कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे करने का मतलब क्या है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो हो गया लार्ज स्केल, और जो हमें कम बहुत ज्यादा कम अमाउंट में चाहिए वो क्या हो जाएगा स्मॉल स्केल में। अगले कह रहा है सेल कैन आल्सो बी मल्टीप्लाई in a continuous culture system where the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiological most active exponential phase। exponential का मतलब पता क्या होता है? exponential ये ग्रोथ होता है एक टाइप का। बताओ कहाँ पे हमने पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा था कहीं पे? वो नहीं था। एक्सपोनेंट का मतलब होता है लगातार डबल होना, लगातार बढ़ना, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा, समझ गए? अगले कह रहा है बेटा दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोसीजर आर लार्जर बायोमास, यानी कि हम लार्ज अमाउंट में चाहिए हमें, ठीक है, तब ऐसा करते हैं। और कह रहा है टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, यानी कि हमें चाहिए वो कैसे चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो क्या है, ये बेटा कुछ बायोरिएक्टर है। क्या है? बायोरिएक्टर। आप लोग बायोरिएक्टर समझते हो? नहीं समझते हो? अच्छा ठीक है। बायोरिएक्टर का मतलब होता है सिंपल से टैंक। टैंक का मतलब होता है कि उसमें वो चीजें लगी हो जो उस हमारे प्रोडक्ट को सेफ रखें। जैसे आप लोग बताओ, अगर बेटा आपको क्या लग रहा है कि जो फैक्ट्री होती है, अभी जैसे एलएस शुगर मिल मान लो, यहाँ इतना सारा गन्ना आ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप गए हो कभी देखने गए, वहां सोचो कितना डेली गन्ना आता है और उस गन्ने का रस बनता है, कितना सारा अमाउंट में बनता है। अगर वो सही से उसको कोई बायोरिएक्टर में या किसी टैंक में नहीं रखेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, उसकी चीनी कैसे बन पाएगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि तुम एक बिस्किट का पैकेट लाए जेब में रख दिया। बेटा भाई जहाँ हजारों लीटर में कोई चीज बन रही है उसको सेफ कैसे करना है, बचा के कैसे रखना है, ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है ना। तो उसके लिए क्या होते हैं, रिएक्टर होते हैं बहुत बड़े। रिएक्टर का मतलब होता है कि वहां पे उस चीज को ऑप्टिमल बनाए रखने के लिए। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि वहां पे देखो पीएच स्केल सही रहेगा, वहां ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मिल जाएगा प्रोडक्ट को, वहां पे अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, अगर उसको हमें घुमाना है जिससे वो सही बना रहे वो हो जाएगा। वो क्या होते हैं सब बायोरिएक्टर। जैसे सपोज अगर मान लीजिए, जैसे वो तो छोड़ दो, चलो बहुत कम अमाउंट में बता रहा हूँ, दूध होता है घर में, दूध सबके घर में होता है, उसके लिए भी एक स्पेशल बर्तन होता है। अगर बेटा वो दूसरे बर्तन में जाएगा दूध बेकार हो जाएगा, ऐसा होता है, शायद ऐसा होता है। जिस मम्मी जिस, अरे नहीं होता ऐसा, अरे कितने बच्चे होता वाले कह रहे हैं, ये होता है ऐसा, तो तुम ही तो बच्ची आती गाली। अब मैं फिर बताऊं, तुम समझ ही नहीं पाई बात को। सुनो सुनो, तुम्हारे घर में भैंस है तो फिर कैसे समझ पाओगी? तुम तो वो कह रहे दूध 1 किलो लेके आया है, तुम कभी लोटा में ले लिए, कभी लोटा में ले लिए, कभी भगवान में ले लिया, तुम्हें पता है। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम समझ नहीं पाई मेरी बात को, मैंने क्या बोला। अब पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा था जिसके घर पे गाय भैंस पलती है तो वहां पे दूध, हाँ लगभग पड़ती होंगी, बहुत लोगों के घर पे पलती होंगी, है ना। आप सुन तो लो मेरी बात। तो वहां 10 लीटर दूध हो रहा है, 10 लीटर। तो जो सुबह को मम्मी दूध निकाला, वो अगर जिस बर्तन में रखती होंगी वो उसी बर्तन में रखती होंगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने पतीला में रख लिया, कल को मैंने भगोने में रख लिया, तो बेकार हो जाएगा दूध। मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा आप लोग बताओ, जिस घर पे होता होगा इफेक्ट होता है। और सुनो दूसरा सुनो बेटा, उसको सही बनाए रखने के लिए एक टेम्परेचर भी दिया जाता है, आग जला के रखा जाता है वो, कि उसको टेम्परेचर दिया जाए तब तक शाम तक सही रहे। तो ऐसे मान लो, अब तुम सोचो कि हम दूध निकाला, ऐसे ही रख दिया, शाम को सोचो मलाई बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि उसको भी एक तरीके से रखा जाता है। ये तो प्रोडक्ट हो गए। अब ये समझ रही है, वो वाला दूध ही आता है, 1 किलो खरीदा तो कभी कमंडल में ले आए, कभी लोटा में ले आए, तो वो तुम तुरंत पी लेती हो ना, चाय बना देती हो, उसका मलाई बनाती हो।
ये तो नहीं बनाती ना उसका, तो फिर चलो ये अब सुनो पहले मैं प्रोसेस अरे बेटे इधर सुनो, अब दही क्यों बना रहा है इधर देखो पहले। मैं ये कह रहा था पूरी प्रोसेस घी बनाने की होती है तो उसका भी एक मैकेनिज्म होता है कि बीच में कितना टेम्परेचर देना है, उस दूध को किस बर्तन में रखना है। मैंने एक बार ये भी बात की थी, शायद लास्ट ईयर की थी, कि जब दही बनता है तो उसमें पहले थोड़ा सा दही छोड़ा जाता है। बहुत बच्चे उससे सहमत नहीं थे, बहुत बच्चे कहे सर ऐसा नहीं होता है, होता है। तो वो तो एक मैकेनिज्म होती है ना, तो सोचो हम सेफ रख पाते हैं और देसी घी बनता है। अब ये तो तुम्हारा इतना सारा अमाउंट प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, बायोरिएक्टर। क्या चाहिए होते हैं, बायोरिएक्टर का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो ये वाला, यहाँ पे आप लोग देखो बेटा, जैसे यहाँ पे देखो ये एक बायोरिएक्टर है। क्या है, बायोरिएक्टर है। यहाँ पे देखो मोटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसके बाद फोम ब्रेकर लगा हुआ है, उसके अंदर अगर कोई फोम मर रहा है उसको ब्रेक कर दे घुमा के। इसके बाद देखो फ्लैट ब्लेड, ये लगे हुए ब्लेड है लगे हुए। इसके बाद क्या है, कल्चरल ग्रोथ, मतलब ये घूमेगा ना तो पूरे को एक बनाए रखेगा। अगले क्या है, स्ट्रीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, एसिड बेस पीएच सब है, टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है। तो यहाँ पे ये किसका, ये क्या काम करता है, एक वो कंडीशन बनाना जिसमें जो हमने प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया है वो बेकार ना हो। सही है, वो कंडीशन बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, बायोरिएक्टर। क्लियर हुआ बेटा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट इन एप्लीकेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम कितना होता है, 100 से 1000 लीटर तक के होते हैं। इसके बाद कह रहा है बेटा ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस बाज रिक्वायर्ड, 10 बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेसल्स का मतलब टैंक होते हैं ऐसे। क्या होगा, अरे वो मक्खी गड़बड़ कर रही है, देखो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ देखो कह रहा है बेटा ए प्रोडक्ट यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम ईटीसी। कह रहा है यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, वो माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल आर बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन। कौन सी कंडीशन देते हैं, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब मैंने क्या बताया था, सही कंडीशन जिसपे वो सही रहे। ठीक है, हाँ। अगले कह रहा है बेटा ए फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर इसमें आएगा, पीएच आएगा, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन, मतलब जो भी उसको चाहिए वो सब ऑप्टिमल कंडीशन मिल जाए, बस बात खत्म। तो वही उसके लिए कौन यूज करते हैं, बायोरिएक्टर। ये दो टाइप के होते हैं। अच्छा एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, वो सुन लो पहले, वो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, आज तक का अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे लग रहा है। उसमें ये दिया था, ये जो है ये ऐसे बबल्स टाइप के, ये बबल्स किस काम में हेल्प कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है और मैंने ये नहीं बताया कि यहीं पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, मैंने हर जगह ये कहा था आप लोगों से, एक ही लाइन की थी कि जहां पे भी फोल्डिंग देखें उसका काम ही होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। आप लोग बिना देखे बिना सोचे समझे लगा दिया करो आंसर। और ये क्वेश्चन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा तो ये डायग्राम बना हुआ था और वहां पे लिखा था ये बबल्स जो है इनका काम क्या होता है। तो वो काम क्या था, ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, शायद लास्ट ईयर से, ये भी लास्ट ईयर से लास्ट ईयर आया था, इन्हीं 2-3 साल में आया था। तो ये वाला समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे दो बायोरिएक्टर है बेटा, एक है स्पार्क स्टिक टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा कौन सा है, सिंपल स्टिरेट टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको एक बार डायग्राम देख लो। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वहां पे थोड़ा कम टाइप की चीजें हैं। ठीक है, बकाया दोनों क्या है, बायोरिएक्टर ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी देखो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, यही क्वेश्चन आया था। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, दो काम करना मत भूलो जो तुम्हें कहते हैं सिंपली तरीके से नीट का पेपर दिलवाएं। पहला मैंने कहा था दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिख लो, एक कॉपी बना के हर चैप्टर से एग्जाम्पल उठा लो जो भी है। मैं गारंटी कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। और दूसरा हम लोग हर एक डायग्राम देख लो, अगर डायग्राम से 5-6 क्वेश्चन आएगा तब भी आपका सही रहेगा। एक बार देख लो बस एनसीईआरटी के डायग्राम देख लो सारे। और ये काम मुझे लग रहा है अगर आपकी पूरी बायोलॉजी जैसे फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर हो गए उसको मुश्किल से लगेंगे 3-4 घंटे। एक बार सबको देख के अच्छे से पढ़ के कि क्या क्या लिखा हुआ है, किसकी क्या लेवलिंग है, बात खत्म। और ये बेटा देखते रहना, सही है। ये दो काम एक्स्ट्रा करो और उसके बाद तो थ्योरी हम लोग पढ़ी ना, पढ़ना। ठीक है, ये काम करते रहो। इसके बाद देखो अगले
कितना टाइम हो गया? अभी तो सही है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है a strict tank reactor is usually cylindrical or with a cup base to facilitate the mixing of the reactor content. The stirrer facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. कह रहा है alternatively air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. agitator मतलब पता है क्या होता है? agitator मतलब तो उत्पाद करने वाला। जैसे आपने देखा वो घर में होती है जो जब दूध होता है दही उसको बनाया जाता है ऐसे तो दही तो वो क्या करता है एजिटेटर। ऐसे यहाँ पे देखो क्या है एजिटेटर, सही है। उसका काम होता है उत्पाद करने वाला, उत्पादी, सही है। यहाँ पे भी वही होता है। शैतान है, शैतान नहीं बेटा। इसके बाद देखो अगले देखो तो क्या क्या होते हैं बायोरिएक्टर के पास। पहला होता है एजिटेटर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, तीसरा कौन सा होता है बेटा हम ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें, तीसरा बोल कौन रहा है बेटा बोलो मत। इसके बाद होता है फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और कह रहा है सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब होता है हम सैंपल ले सकें कि सही है या फिर गलत है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जगह होती है। तो कह रहा है सैंपलिंग कोड सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विदाउट विथड्रॉ पीरियडिकली, उसको हम निकाल सकें थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि अब या तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा कि हम लोग अब कोई बहुत बड़ा टैंक है उसके लिए हमें छोटे से अमाउंट में वो चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है अंदर देखने के लिए, टेस्टिंग करनी है डेली, तो उसके लिए कुछ ऐसा होगा मैकेनिज्म कि थोड़ा सा हम निकाल सकते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो भी होता है। तो ये सब किसमें होते हैं बेटा? पहला क्या है एजिटेटर सिस्टम, घुमाने के लिए, उसको मिलाने के लिए। दूसरा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी। कह रहा है फोम कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है उसको अंदर कोई फोम टाइप का बन जाता है उसको तोड़ दे। कह रहा है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, जितना हम चाहे 30 चाहे 30 रहे, 40 चाहे 40 रहे। अगले कह रहा है पीएच कंट्रोल सिस्टम और कह रहा है सैंपलिंग के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम पीरियडिकली मतलब होता है कि टाइम से उसको देख सकें। क्लियर हो बेटा? तो ये सब काम किसके होते हैं? बायोरिएक्टर। लास्ट जो हमारा प्रोसेसिंग आता है वो आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि हमने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको रख लिया, अब हम लोग क्या कराएंगे उसको बेचेंगे, मार्केटिंग। और मार्केटिंग के जो भी काम होते हैं सब किसमें आते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। यानी कि उसको कैसे हमें संरक्षण करना है, कैसे बचा के रखना है, उसकी पैकेजिंग क्या करना है, उसका मार्केटिंग क्या करना है, समझ गए आप लोग? वो सब काम किसमें आते हैं? तो एक बार बेटा रिवाइज कर लो ऊपर का, फिर हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक को। तो लो वेरी गुड लगाने से होता बेटा, थोड़ा टीचर की बेइज्जती जाती है बच्चे लगा के मत देखना बेटा, झटका लग सकता है हमको, ध्यान रखना। मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये टीचर जो हम लोग हैं सेलेक्ट नहीं हुए बेटा, डीएम अथॉरिटीज हुए। लेकिन मेन चीज ये है कि टीचर जब कोई हटता है ना, लगभग 90% बच्चे हैं वो टीचर के खिलाफ हों, ये 80% बच्चे, और वो तो कभी लाइफ में भी नहीं होगा तो मेरा साथ तो कभी लाइफ में नहीं होगा। तो मैं ऐसे हो सकता हूँ कि इतना एक वेरी गुड वगैरह अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इतना सा होता है खाली कि वो मतलब एक बार बच्चे को देखना होता है कि उसने ऐसा क्यों दिया है, वो बेकार है या फिर मैं बेकार हूँ, इसका मतलब ये तो होता है। तो भाई हैं सबने सही लगाया, एक्सीलेंट लगाया। छोड़ दिया जाता क्या नगर मार्केट छोड़ दिया बहुत छोटा सा मार्केट छोड़ दिया। फिलहाल में बायोटेक्नोलॉजी आपका आज कंप्लीट हो गया। और बेटा इसके बाद एक बात सुनो, एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बहुत है, 2-3 दिन में हो जाएगा। अभी 2-3 बच्चे रहेगा। और बेटा एक बात और सुनो, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और उससे मुझे लग रहा है ज्यादा आते हैं, इस चैप्टर से ज्यादा उससे भी आते हैं। दोनों चैप्टर इतने अच्छे हैं कि आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जब नीट का पेपर देखो हर 10 में क्वेश्चन मिलेगा आपको,
बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स का, तो क्यों ना जेनेटिक्स को बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आप लोग कोई भी गैप ना करो बेटा, और हर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, सही है। और मेहनत जो बच्चा करेगा, सिलेक्शन और नंबर बेटा उसी के आएंगे। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत का मतलब सिंपल सा होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ फालतू का एक्स्ट्रा अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि नीट आप लोग की भाई कोई नीट की 10 किलो वजन है जो आपको खोपड़ी में रखा हुआ है, कुछ नहीं है। आप लोगों को नॉर्मली सिंपल सा डेली पढ़ाई करते रहना है बस। और जो बच्चा डेली पढ़ाई नहीं करता है उसके यहाँ पे बोझ लगता है। आप लोग कोशिश किया करो कि लगभग 1 से 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो डेली के, 1 से 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो, और 1 से 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ लो। और उसके बाद नॉर्मली आप लोग कुछ भी करो भाई। आप लोग थोड़ा सो भी लो, ऐसा भी नहीं सोना है थोड़ा फोन भी चला लो, ऐसा भी नहीं फोन नहीं चलाना है, थोड़ा घूम भी लो, सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमने का मतलब कि आवारा दोस्तों में घूमो, मतलब छत में घूम लो आराम से। इसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग हर एक्टिविटी करो। ऐसा नहीं पागल बन जाना है बिल्कुल कि पागल बन गया तो मुझे नीट निकालने का, ऐसा नहीं करता है। नीट का मतलब होता है कि आप लोग थोड़े थोड़े हर काम में एक्टिव हो, और आप लोग बेसिकली खुश रहो। मेन चीज ये है, जब तक खुश नहीं रहोगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सही है। और बुक कब रहोगे। और मैं एक बात आपको और बताऊं, मैंने ऐसा अपने साथ तो किया है, अनुभव किया है, आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा। जिस दिन अगर आप 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं मान लिया, तो मुझे लगता है कि आपको और काम में भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने एक काम कर लिया अपना, मतलब पढ़ाई कर लिया आज। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बकाया काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं, तो उन कामों में भी आपको खुशी नहीं मिलती है। तो पहला, इसीलिए मैं कहता हूँ पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी, पढ़ाई करना। और दूसरा फिर आपको और काम करोगे उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले तो आप पढ़ाई करो मेहनत से, और ये काम आपका मेन है। चलो अगला हमारा जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब समझो, ठीक है, बात हो गई। ये बताओ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था प्रोडक्ट बन गया, अब उसको हमें क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। क्या करना है, मार्केटिंग। और मार्केटिंग करने का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी चीज अगर बनती है तो इसका मतलब यह है कि हमें उसको बहुत ज्यादा सेव करके रखना होता है। और सेव का मतलब होता है कि हमें उसको कैसे करके मार्केट में लेके आना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। किसके लिए रेडी हो गया, तुमने सिलेबस लिख लिया, सिलेबस लिख लिया, चलो ठीक है। ध्यान रहता है ना, कुछ बच्चे ध्यान रहते हैं ना हमेशा, कोई ध्यान रहती है। ये देखो कह रहा है बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड डबल मत प्रोडक्ट। The process includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing। यानी कि हम सेपरेशन करना, उसको सेपरेट करना, या फिर मैं बोल सकता हूँ, हम लोग बोल सकते हैं उसको प्यूरिफाई करना, वो सब किस में आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको ड्राइव करना बेटा, इसको कर लो, ये स्टेटमेंट आ सकता है नीट में, ये इस वाले में, क्योंकि उसने लिखा है द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। कहीं वहां पे लिख ले कि हम वो ब्रांड एम्बेसडर बनाना है किसी को, या बना रहे हैं कि भाई गांव-गांव बेच रहे हैं, वो सब मत जोड़ देना। जो लिखा है एनसीईआरटी में बताना है आपको, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अगले देखो कह रहा है which are collectively referred to as downstream processing, the product has to be formulated with suitable preservative। अच्छा कोई बच्चा बताएगा प्रिजर्व और कंजर्व में क्या डिफरेंस होता है, जिसे मैंने बता दिया आपको नहीं बताएगा। प्रिजर्व और कंजर्व में क्या डिफरेंस होता है, पहले आप लोग ये बताओ, आपको ये पता है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का हिंदी क्या होता है, मतलब बचा के रखना, सही है। कंजर्वेशन का मतलब बचा के रखना होता है, लेकिन हम लोग यूज कब क्या करते हैं वो बताओ मुझे। यूज किस प्रिजर्वेशन का कब करते हैं और कंजर्वेशन का कब करते हैं। अरे प्रिजर्व कब करते हैं, कोई मतलब जैसे आउट ऑफ सीजन आ गया, कोई कोल्ड में ऐसे रखते हैं, हां कोल्ड में, हां जैसे उसे क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन। और कंजर्वेशन कब यूज करते हैं, दोनों के लिए बचाने के लिए करते हैं, तो पता ही होगा आपको। हाँ लेकिन कब इसका करते हैं वो बताओ मुझे, क्योंकि नीट में आप गड़बड़ कर दोगे ऐसे क्वेश्चन आके दो और वो गलत कर दो, मुझे पता है आपको आता होगा लेकिन आपको समझ नहीं पाओगे प्रिजर्व लगाएं या फिर कंजर्व। और स्टेटमेंट में दोनों ही होंगे, ध्यान रखना, प्रिजर्व भी होगा और कंजर्व भी होगा। बताओ कोल्ड स्टोर में आप रखते हैं, हाँ ठीक है, वो क्या होता है, प्रिजर्व हो गया। और कंजर्व फिर क्या होता है, जानवर करते हैं। हाँ ये सही हद तक पहुंचा है फिलहाल में, लेकिन मैं आपको सही हद तक बताऊं बिल्कुल,
जब हम लिविंग के लिए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिविंग। जैसे शेर का हमें कंजर्वेशन, तो वहां बोलते हैं कंजर्वेशन। और जब हम नॉन लिविंग का करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ना पता हो तो लिख लो। प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, जैसे आलू रखना है, कोई प्लांट है उसको हमने मार दिया, काट के मतलब हम लोग सीट पे लगाते हैं, वो क्या होता है? प्रिजर्वेशन। और कंजर्वेशन का हर्बेरियम फाइल प्रिजर्वेशन करते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर, वहां एनिमल अगर सुरक्षित है उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। प्लांट है, अगर उसको हम लिविंग प्लांट है उसको सही रखना है तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन यूज करते हैं। देख लो एक बार, कोई समझ सकते हैं यहाँ से? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रखना, लेकिन किसको? लिविंग को। लिविंग के लिए यूज करेंगे। और प्रिजर्वेशन किसके लिए करेंगे? प्रिजर्वेशन करेंगे नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? और यहाँ से मुझे स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देगा, आप गलत नहीं करना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगले क्या है? अब यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन आ गया और वो कहने लगा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं। आप लोगों मन में हो सकता है पहले ही ऑप्शन में आ जाए कंजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आप समझ जाओगे ये सही तो है, लेकिन बेटा वहां पे क्या होगा? प्रिजर्वेशन। ठीक है, नॉन लिविंग है। क्या है? सच फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो थ्रू clinical trials as in case of drugs, strict quality control testing for each product. A product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to। यहाँ पे कह रहा है हर चीज का अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है। भाई कोई टेस्टिंग ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी मान लिया वैक्सीन है, वो एकदम ऐसे ना किसी इंसान लगा दोगे, पहले उसकी टेस्टिंग होगी अच्छे तरीके से होगी। कोई ड्रग्स है उसकी बहुत अच्छे से टेस्टिंग होती है। कुछ की ऐसे होती है नॉर्मल होती है। भैया आपको पता है कि नॉर्मली आप लोग पता है हर किसी डिपार्टमेंट का एक टेस्टिंग का एजेंट होता है पूरा। अगर आप लोग एक समोसा भी खा रहे हो कहीं का और आपको बेकार लग रहा है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करा सकते हो, समझ रहे हो? उसके खिलाफ भी अगर वो आपकी मान नहीं रहा है तो या तो वो दूसरा दे, और वरना आप लोग क्या करोगे? वही आपका पहला तो ये रहेगा ना कि मैं रुपया नहीं दूंगा या दूसरा देते। लेकिन अगर आप लोग रिपोर्ट कराते हैं उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। मैं आपको एक केस बताऊं, आप लोग हंसी आएगी कि ऐसा भी केस हुआ था क्या? मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें एक जो हम लोग जाते हैं नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे, तो आपने बहुत देखा होगा कि कभी जल्दी में 2 रुपए हमारे बच गए, छोड़ा है ऐसे। जैसे किसी टिकट है 498 का, हमने 500 दिए, वो कह रहा 2 रुपए नहीं है, चल ठीक है जाए 2 रुपए छोड़ दिए हैं। एक आदमी अड़ गया इसमें, बोला 2 रुपए मुझे चाहिए, वो बोला नहीं दूंगा। रेलवे स्टेशन वो भी मतलब पहले कह रहा होगा है नहीं भाई साहब, उसने माना ही नहीं हुआ कि मुझे 2 रुपए चाहिए। वो बोला मैं कहाँ से ला के दूं? बोला नहीं मुझे चाहिए 2 रुपए, आप कहीं से ला के दोगे? अगर आप टिकट बेच रहे हो तो उसका मतलब आपको रखना चाहिए। और बात सही है उसकी कि भाई रखना चाहिए आपको। टिकट बेच रहे हो, आपको पता है किसी का 457 बैठता है तो 3 रुपए 57 खुले देगा, 3 रुपए आप रखोगे ना कि हम। तो बेटा उसने सोचो जो टिकट काटता है वो एक गवर्नमेंट आदमी होता है, उसके खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया 2 रुपए का। और सुनो 22 साल लड़ने के बाद मुकदमा, ये सोचो पहले 22 साल लड़ने के बाद वो मुकदमा जीता, और उसे बाद में सही उसके थ्रू उसे जो उसको पेनल्टी देनी पड़ी 10,000 रुपए देनी पड़ी उसके 2 रुपए का, लेकिन 25 साल के बाद। फालतू तो हो गई, वरना तीसरा आदमी कह देता कि भाई 2 रुपए मुझसे ले रहा तू जा यहाँ से। लेकिन एक बात और होती है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी बातें पक्के होते हैं, भाई उन्हें चाहिए उसमें क्या है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली एक सच्चाई होती है उसको वो अच्छे से डिफाइन करना जानते हैं, क्योंकि वो हो सकता है उस टाइम पे एक बहुत अच्छा एक आईएएस स्टूडेंट हो, उसे पता हो कि मेरे अधिकार क्या है। आप लोग पता है आपके अधिकार क्या है? आप लोग आधे अधिकार नहीं जानते हो। जिस दिन आप लोग पूरे अधिकार जान लोगे तो बेटा आप किसी भी तरीके से आदमी के किसी भी टाइप से आप लोग हर चीज पे कमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो? तो वो मैंने केस पढ़ा था तो मुझे बहुत हंसी आई थी। और जब उसने ऐसा किया था तो लगभग एज था जैसे मेरा एज है 24-25 साल 25-26 साल, और उसके बाद जब वो जीता तो उसका एज था मतलब कभी बूढ़ा हो गया था 25-30 साल के बाद जीता था। और उसको शायद जो उसे 2 रुपए नहीं देते उसको भी जुर्माना देना पड़ा, 1 महीने की जेल भी हुई थी उसको शायद, ये भी पता। चलो कोई बात नहीं, तगड़ा कह रहा है, सही कह रहा है उसने, मैंने ये उसका बहुत अच्छा लगा मुझे एटीट्यूड। चलो अब आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, टाइम कितना हो गया?
हाँ उसने सही किया वैसे मेरे हिसाब से। अगर 2 रुपए कम होते टिकट नहीं मिलता आपको। हाँ ऐसा आदमी कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आप लोग जानते हो इतने पढ़े लिखे घर से हो तो। अब वो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल गाँव से होगा, कोई अच्छी क्वालिटी कैसे होगा। गाँव वाले क्या सही नहीं होता? नहीं गाँव वाले तब भी मान लेते हैं कि ठीक है 2 रुपए डालने को। चलो बेटा ए बात करने के लिए मैंने सुना बोला है अभी टाइम है 10 मिनट बेटा, अभी 5 मिनट टाइम है, बातें मत करो। चलो ठीक है, पहले मेरी बात सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अरे पहली बात तो यहाँ के आज तो आप टेस्ट तैयारी करोगे। चलो वैसे इसके क्वेश्चन लगाना, एक बार सोचो तो 1 घंटा लगा लेना, अगर टाइम मिले तो 1 घंटा क्वेश्चन लगाना इसके। और बेटा क्वेश्चन लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर हमने कितना अच्छे से पढ़ा है, कोई भी मुझे लगा डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो फिर भी मैं तैयार हूँ बताने के लिए दोबारा, ठीक है। और हम लोग जो कल पढ़ेंगे चैप्टर, बोलो मत बेटा, कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। हम लोग अब ये पढ़ेंगे बेटा, बोलो मत, हम लोग ये पढ़ेंगे अब कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यानी कि किस किस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं और हमने क्या क्या उसका फायदा लिया है। तो अभी तो हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है खाली, अब तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों में हमने उसका फायदा लिया बायोटेक्नोलॉजी का और कैसे कैसे करके किया है। तो हम लोग ये कल से स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है देखो एक बार। चलो ठीक है फिर कल नहीं पढ़ते हैं। सर ऑनलाइन क्लास में वीडियो लेंगे। आज तुम जल्दी क्लास छोड़ दी क्या? ये चलने दो मैं तो उसके बाद कहना मुझसे फिर से बंद करके फिर से लगाना, ठीक है, वीडियो पूरी रहेगी, ठीक है। बोलो भैया। क्या बोलो? एमएस क्या? हाँ। अब क्या करना है? ये क्या दिखा रहे हैं? ये ओपन। रिसीव भैया रिसीव। अरे क्या करना है? मैम क्या कर रही है आप? आज मैं जल्दी छोड़ दिया क्लास। हाँ अच्छा किया, मेरी क्लास की वीडियो कम बन गई आप जल्दी शुरू कर दिया। और जब वो गायब हो गए तो 10 मिनट तक आते रहेंगे उसी में। वहाँ पर स्टार्ट कर दोगे नहीं बात? अरे नहीं अभी तो मेरी चल रही है। फिर